जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल यूनिक ज्ञान में। आज हम बीए फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री का चैप्टर 4 पढ़ेंगे, जिसमें हम मगध साम्राज्य के विषय में पढ़ेंगे। इसके पहले 3 चैप्टर आपके बेहतरीन तरीके से करा दिए गए हैं। आपने नहीं देखे हों तो आप चैनल पर विजिट कीजिए। बीए फर्स्ट सेमेस्टर क्लासेस 2025 के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। बीए फर्स्ट सेमेस्टर जो है फर्स्ट सेमेस्टर हिस्ट्री की क्लासेस के नाम से आपको जो है मिल जाएगी प्लेलिस्ट। वहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेबस डिस्कस किया गया है, उसके बाद जो है चैप्टर वाइज आपको क्लासेस कराई गई हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस आपको प्राप्त होते रहें, क्योंकि पूरा सिलेबस आपका जो है यहाँ पर बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कराया जाएगा। हर एक चैप्टर के हर एक टॉपिक को क्लियर कराया जाएगा। पूरा लेक्चर देखने के बाद अगर कोई भी डाउट आपके मन में रह जाता है तो आप उसे पूछ सकते हैं कमेंट में। आपको कमेंट में उस जो आप प्रश्न पूछेंगे उसका अच्छे से जवाब दे के आपको समझाया जाएगा। तो मगध साम्राज्य के विषय में हम चलिए देखते हैं। इसके पहले हमने वैदिक सभ्यता को पढ़ लिया है, सिंधु घाटी सभ्यता को पढ़ लिया है, और हमारे पुरातात्विक एक प्रकार से स्रोत क्या क्या चीज़ें थीं उसको हमने पढ़ लिया है। मगध साम्राज्य का उदय कैसे होता है? मगध एक प्रकार से क्या था? महाजनपद था। महाजनपद कैसे विकसित हुआ यह भी हम देखेंगे। थोड़ा से पृष्ठभूमि बनाएंगे कि मगध साम्राज्य के विषय में पढ़ने के लिए हम महाजनपद के विषय में सर्वप्रथम हम जानेंगे। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अखंड भारत में द्वितीय नगरीकरण जो है प्रारंभ हो गई थी, जिसे महाजनपद कहते हैं। प्राचीन काल जो प्राचीन भारत है उसमें राज्य के प्रशासनिक इकाइयों को महाजनपद कहा जाता है। कुछ जनपदों का वर्णन जो है उत्तर वैदिक काल से मिला है, जो कि हमने आपको पिछले चैप्टर में बताया हुआ था। इसका समय अवधि जो है 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व तक माना जाता है। इसके पहले हमने आपको सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ाया हुआ था, जिसका हमने समय अवधि कार्यकाल एक प्रकार से जो है बताया हुआ था 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक, और 1750 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक आपका संक्रमण काल रहता है, और 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक आपका ऋग वैदिक काल, और 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व आपका उत्तर वैदिक काल रहता है। फिर 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व महाजनपद का काल रहता है, जो कि हमें पढ़ना है। फिर आगे हम ऐसे करके धीरे धीरे आधुनिक इतिहास, मध्यकालीन इतिहास के लिए एक प्रकार से आगे बढ़ते रहेंगे, उसकी एक प्रकार से पढ़ाई करते रहेंगे। तो 600 ईसा पूर्व से 340 ईसा पूर्व तक के शासनकाल को हमको पढ़ना है। इसका प्रमुख भाषा जो है संस्कृत एवं प्राकृत था। इसका शासन व्यवस्था जो है गणराज्य राजतंत्र था। इस समय पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम बिहार में लोहे का व्यापक प्रयोग होने के कारण बड़े बड़े प्रादेशिक या जनमत राज्यों के निर्माण के लिए उपयुक्त परिस्थिति बन गई थी। एक प्रकार से जहाँ पर जो भी उद्योग खुलेंगे वहीं पर धीरे धीरे विकास होने लगता है, वहाँ पर जो है लोग बसने लगते हैं, नगर का निर्माण होने लगता है, फिर जिले का निर्माण होने लगता है। विभिन्न एक प्रकार से वहाँ पर स्थितियाँ बनती जाती हैं। लोहे के हथियारों के कारण योद्धा वर्ग महत्वपूर्ण भूमिका एक प्रकार से अदा करने लगे थे। खेती के नए औजार और उपकरणों से किसान अपनी आवश्यकता से अपनी अधिक अनाज जो है पैदा करने लगे थे। अब राजा अपने सैनिक और प्रशासनिक प्रयोजनों के लिए इस अतिरिक्त अनाज को एकत्रित करवा सकते थे। एक प्रकार से पहले जो हल होते थे, विभिन्न प्रकार के उपकरण जो होते थे वह उतने उपयोगी नहीं बन पाते थे, उसमें ज़्यादा परिश्रम करना होता था। परंतु जब लोहे की खोज हो गई, लोहे के औजार बनने लगे, लोहे के उपकरण बनने लगे, तो किसानों को भी उसमें मदद मिली और अनाज का पैदावार जो है बढ़ता गया। अधिक पैदावार हुआ तो राजा उसको रख भी सकते हैं, जैसे कि अकाल आया तो अकाल के समय जो भंडारण किए रहेंगे उसका प्रयोग कर लेंगे, या प्रशासनिक कोई भी प्रयोजन करना हो तो उसमें भी जो अनाज एक प्रकार से एकत्रित किए रहेंगे उसका प्रयोग किया जा सकेगा। लोगों की जो प्रबल निष्ठा अपने जन या कबीले के प्रति थी, अब वह एक प्रकार से जनपद या महाजनपद के प्रति हो गई थी। महाजनपद की बात करें तो कुल मिलाकर 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद आपको पहले बता दें कि कौन कौन से थे। 16 महाजनपद थे गांधार, कंबोज, मत्स्य, कुरु, सुरसेन, कौशल, पांचाल, चेदी, और ये वत्स या वंशवल जो था महाजनपद, और काशी, मल्ल, अस्मक, अवंती, वज्जी, अंग और मगध। ये कुल मिलाकर 16 आपके जो है महाजनपद थे, जिसमें से इस मगध को हमको बेहतरीन तरीके से पढ़ना है। यही मगध साम्राज्य धीरे धीरे बढ़ता गया। एक प्रकार से ये सभी महाजनपद अपने आप में एक थे, लेकिन मगध के जो शासक थे
उन्होंने अपने क्षेत्र विस्तार बेहतरीन तरीके से किया और उसका क्षेत्र जो है बढ़ाते वह चले गए। अब ये 16 महाजनपद आपके जो हैं कहाँ कहाँ पर थे, उसको वर्तमान स्थिति के अनुसार अगर हम देखें तो 8 महाजनपद कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में थे, 3 महाजनपद जो थे बिहार में थे, 1 महाजनपद राजस्थान में था, 1 मध्य प्रदेश में, 1 महाजनपद दक्षिण भारत में और 2 जो है भारत के बाहर महाजनपद थे। तो ये हमने देख लिया महाजनपद के विषय में। अब महाजनपद में हमने देखा कि 16वां यह जो हमारा मगध महाजनपद है, यही मगध साम्राज्य आगे चलकर कहलाया। मगध जो है 16 महाजनपदों में मगध जनपद प्रारंभ में छोटा था, जो पाटलिपुत्र से राजगीर तक फैला हुआ था। यह एक प्रकार से वर्तमान स्थिति में देखें तो यह बिहार में था। बिहार में यह छोटा जनपद था, लेकिन पाटलिपुत्र से जो एक प्रकार से पहले का मगध था वह पाटलिपुत्र से राजगीर तक फैला हुआ था, किंतु मगध के जो शासक थे उन्होंने मगध के सीमा को बंगाल से लेकर अफगानिस्तान तक, हिमालय से लेकर सतपुड़ा तक इसको फैला दिया। इसका विस्तार जो है उत्तर में गंगा नदी से दक्षिण में विंध्य पर्वत तक तथा पूर्व में चंपा से जो है पश्चिम में सोन नदी तक इसको इन्होंने विकसित कर दिया था। मगध महाजनपद की बात करें तो इसमें कुल 7 राजवंशों ने शासन किया हुआ था। कौन कौन से शासन थे? मगध साम्राज्य आप पढ़ रहे हैं तो मगध साम्राज्य पर कौन कौन से वंश ने शासन किया था? जैसे कि दिल्ली सल्तनत था, दिल्ली सल्तनत है, आप आगे पढ़ाया जाएगा या आपने पढ़ा होगा तो उसमें आपने पढ़ा होगा कि 5 जो है वंश उसमें शासन करता है। गुलाम वंश, खिलजी वंश, लोदी वंश, सैयद वंश और तुगलक वंश, ये 5 वंश उस पर शासन करते हैं। उसी प्रकार यह जो मगध, ज़्यादातर एग्जाम्पल आपको इसलिए दे दिया गया है कि दिल्ली सल्तनत को आपने ज़्यादा पढ़ा होगा, आपने समझा होगा, तो उसी प्रकार मगध जो साम्राज्य है उस पर कुल मिलाकर 7 वंश ने शासन किया हुआ था। कौन कौन से? हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश और सातवाहन वंश। आपको एक प्रकार से संक्षिप्त में सभी जानकारियां दे दी जाएंगी, क्योंकि आप इतिहास पढ़ रहे हैं तो पूरी जानकारी आपको जो है मिलनी चाहिए। मौर्य वंश आपके सिलेबस में है, ये सभी चीज़ें जो हैं आपको उसमें जो है सिलेबस में आपके नोटिस नहीं किया गया है, उसमें एक प्रकार से दिया नहीं गया है, परंतु आप एक क्रमानुसार पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। मान लीजिए ये तीनों वंश हम छोड़ देते हैं और आपको मौर्य वंश पढ़ा देते हैं तो आपको एक प्रकार से वो पृष्ठभूमि तैयार नहीं हो पाएगी, तो हम शुरू से एक प्रकार से संक्षिप्त रूप में पूरा पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम जानेंगे हर्यक वंश के विषय में, फिर शिशुनाग वंश के विषय में। हर्यक वंश जो है एक प्रकार से पहला वंश माना जाता है और पहला जो शासक होता है वह कौन होता है आगे चल के हम आपको बताते हैं। तो इसको हम याद अगर करना चाहें तो इसके लिए एक ट्रिक भी आपके लिए है, हसीन मसूक सा। हसीन मसूक सा, ये बस ये आप याद कर लीजिए। इसके पहला वर्ड जो है हा से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग, न से जो है नंद वंश, मा से मौर्य वंश, शुंग वंश, का से कर्ण वंश और सा से जो है सातवाहन वंश। इस प्रकार आपके कुल 7 वंश मगध साम्राज्य में शासन करने वाले रहे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले हम हर्यक वंश के विषय में। 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक जो है हर्यक वंश रहता है, जिसमें सबसे पहले शासक जो रहते हैं बिंबिसार, जो 544 से 492 ईसा पूर्व तक रहते हैं। इस वंश के संस्थापक जो हैं बिंबिसार थे और यह पहला ऐतिहासिक राजवंश था। आपसे पूछा जाए पहला ऐतिहासिक राजवंश कौन सा था तो वह कौन सा था? हर्यक वंश। इसकी राजधानी जो है इन्होंने राजगृह या गिरिवज ब्रज बनवाई हुई थी। बिंबिसार 52 वर्षों तक मगध पर राज्य किया। यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक राज्य पर बल दिया और यह अस्थायी सेना भी रखता था। इसी ने एक प्रकार से शुरुआत हर चीज़ की हुई थी। बिंबिसार जो है बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार ने अंग राज्य के शासक ब्रह्मदत्त को हराकर अपने पुत्र अजातशत्रु को जो है वहाँ का शासक बनाया हुआ था। बिंबिसार ने विवाह के माध्यम से दहेज के रूप में लिए गए क्षेत्र से अपने साम्राज्य का विस्तार किया हुआ था। बिंबिसार एक प्रकार से बहुत ही ज़्यादा चालाक व्यक्ति था। कुछ राज्यों को वह विवाह करके दहेज में ले लेता था, अपने क्षेत्र विस्तार के लिए अपने अधीन कर लेता था, कुछ को युद्ध से जीत लेता था। तो इस प्रकार से उसने अपने क्षेत्र का विस्तार किया हुआ था। बिंबिसार की पहली पत्नी का नाम क्या था? बिंबिसार की पहली पत्नी जो थी, कुल मिलाकर इसकी 4 पत्नियां थी। बिंबिसार की पहली पत्नी जो थी महाकोसला थी, जो कोसल राज की पुत्री और प्रसेनजित की बहन थी। इनके साथ दहेज में काशी प्रांत मिला हुआ था, जिससे 1 लाख
वार्षिक आय आती थी। उस समय का 1 लाख आप समझ लीजिए कितना ज़्यादा पैसा हुआ करता था। तो काशी जो प्रांत उनको दहेज में मिला हुआ था उससे टैक्स कर के रूप में एक प्रकार से 1 लाख वह वसूलते थे। पहली पत्नी कौन थी? महाकोसला। दूसरी कौन थी? दूसरी पत्नी वैशाली थी, जो कि लक्ष्मी नरेश चेतक की पुत्री राजकुमारी चेल्लन्ना थी। जो वैशाली नहीं थी, वैशाली नाम उनका नहीं था, उनका नाम था चेल्लन्ना। दूसरी पत्नी जो थी वह वैशाली नरेश जो थे, चेतक की पुत्री राजकुमारी जो चेल्लन्ना थी वह थी, जिससे अजातशत्रु का जन्म होता है। बिंबिसार की तीसरी पत्नी कौन थी? पंजाब के मद्र कुल की राजकुमारी क्षेमा थी। और बिंबिसार की चौथी पत्नी जो थी आम्रपाली थी, जो वैशाली की गणिका एक प्रकार से थी, गायिका थी। बिंबिसार अपनी पत्नी रानी चेलेन्ना से प्रभावित होकर जैन धर्म अपना लेता है और जो रानी चेलेन्ना रहती है उसी का पुत्र अजातशत्रु रहता है, जो अगला शासक बनेगा। यह जैन तथा बौद्ध धर्म दोनों धर्मों के समकालीन थे जो बिंबिसार थे। बिंबिसार के पिता का नाम जो है भाटिया था और पुराण में बिंबिसार को श्रेणिक भी कहा जाता है। इसके समय अवंती के राजा चंद्रप्रद्योत को एक असाध्य रोग हो गया था, लाइलाज बीमारी जिसे कहते हैं। एक प्रकार से यह ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपने राज्य जो वैदक थे, राजवैदक जीवक थे, उसको भेजा। जीवक के इलाज से चंद्रप्रद्योत जो है स्वस्थ हो जाता है। उन्होंने अवंती को मगध के अधीन कर दिया और अंगराज को जीतकर मगध साम्राज्य का विस्तार उसने किया हुआ था। अर्थात जो अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत था उसे एक बीमारी हो जाती है, असाध्य रोग उसे कहते हैं, जो सभी डॉक्टर एक प्रकार से कह दें कि अब ठीक नहीं होने वाला है। ऐसा बीमारी जो लगे कि ठीक नहीं होने वाला है, उसको ठीक करने के लिए जीवक को भेज देते हैं बिंबिसार जो रहते हैं, और जीवक के इलाज से चंद्रप्रद्योत जो है वह स्वस्थ हो जाता है। और इससे खुश होकर जो अवंती जो है उसे मगध के अधीन जो है कौन कर देता है? चंद्रप्रद्योत कर देता है। फिर आगे अंग राज्य जो उसके बगल में है, आपने मगध अभी महाजनपद में पढ़ा कि अंग भी महाजनपद था, अवंती भी महाजनपद था। तो अवंती तो जो है खुश होकर उसने अधीन कर दिया, लेकिन अंग जो था उसे जीत कर मगध में किसने मिला लिया? बिंबिसार ने मिला लिया। बिंबिसार छोटे राज्यों को युद्ध करके जीत लेता था। इसने वैशाली पर भी आक्रमण किया था परंतु सफल नहीं हो पाया था। इसकी हत्या जो है इसी के पुत्र अजातशत्रु ने 492 ईसा पूर्व में कर दी थी। अजातशत्रु जो रहता है वह अपने पिता बिंबिसार की ही हत्या कर देता है। अर्थात पहला जो एक प्रकार से राजा होता है बिंबिसार, उसकी हत्या कौन कर देता है? उसका ही पुत्र कर देता है। अजातशत्रु जो रहता है वह 492 ईसा पूर्व से 460 ईसा पूर्व तक शासन करता है। इसका अर्थ होता है, अजातशत्रु जो नाम है इसके नाम का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुड़िक भी कहते हैं। इसने अपने पिता की हत्या कर दी थी, अतः इसे पितृहंता भी कहते हैं। यह अपने मामा अर्थात जो इसकी महाकोसली थी उसका भाई जो प्रसेनजीत था उसकी पुत्री वजीरा से यह प्रेम करता था। इसने सुरक्षा की दृष्टि से राजगीर को किलाबंदी करवाई हुई थी। राजगीर जो है 5 पहाड़ियों से घिरा हुआ था। इसके समय सबसे बड़ी घटना जो है महात्मा बुद्ध की एक प्रकार से मृत्यु हुई थी। अजातशत्रु के काल में ही सतपर्णी गुफा में राजगीर से पहली बौद्ध संगति हुई थी। इसने अपने सहयोगी वर्षकार के सहयोग से वैशाली पर आक्रमण किया और उसे जीत लिया। आपने देखा होगा अभी बिंबिसार भी जो है वैशाली पर आक्रमण करता है परंतु वह जीत नहीं पाता है, लेकिन अजातशत्रु जो रहता है वह वैशाली पर आक्रमण करता है और जीत जाता है। इस युद्ध में उसने 2 नए हथियार रथ मूसल और महाशिला कंटक का प्रयोग किया हुआ था। आप कमेंट करके बताइए कि बाहुबली मूवी आपने देखी हुई है कि नहीं। बाहुबली मूवी में हथियार जो ये रथ मूसल है और महाशिला कंटक है, यह दोनों आपको देखने को मिल जाएगा। अभी ये देखिए, आपको चित्र के माध्यम से हम दिखा रहे हैं। ये देखिए जो भल्लार देव लेके चलता है ये रथ मूसल है। इसमें आगे जो है ये लगा रहता है चक्र, आगे सभी जो सैनिक उसके रहते हैं विरोध के, उसको जो है काटता हुआ आगे बढ़ जाता है। और ये इसका प्रयोग जो है बाहुबली करता है। बाहुबली मूवी में जो एक प्रकार से टेंट को बांध के आग लगा के फेंक देता है। तो महाशिला कंटक और रथ मूसल ये दोनों जो अस्त्र थे, ये दोनों जो शस्त्र थे, एक प्रकार से इसका किसने प्रयोग किया हुआ था आपसे पूछा जाए तो इन हथियारों का प्रयोग जो है अजातशत्रु ने किया हुआ था। जैन धर्म के पहले उपांग में महावीर और अजातशत्रु के रिश्ते के बारे में बताया गया है। यह प्रारंभ में जैन तथा बाद में बौद्ध धर्म को अपना लेता है और इसने 16 वर्ष तक मगध पर शासन किया था। इसके 2 पुत्र थे, उदयभद्र और
उदायन, इसके पुत्र उदायन ने इसकी हत्या कर दी। अजातशत्रु जो है अपने पिता की हत्या कर देता है बिंबिसार की, तो बिंबिसार की हत्या उसका पुत्र उदायन कर देता है और वह फिर आ जाता है गद्दी पर। उदायन जो है 460 से 444 ईसा पूर्व तक शासन करता है। इसने अपनी राजधानी कुसुमपुर बनाई, जो कि एक प्रकार से पुरुषपुर था। यही कुसुमपुर आगे चलकर जो है पाटलिपुत्र कहलाता है। इसकी माता का नाम पद्मावती रहता है। इसने अपने पिता की हत्या की थी, इसलिए बौद्ध धर्म में इसे पितृहंता जो है वह कहा जाता है। पुराणों एवं जैन ग्रंथों में अनुसार जो है उदायन ने गंगा एवं सोन के संगम के समीप एक शहर की स्थापना की, जिसका नाम जो है पाटलिपुत्र रखा, और इसके पुत्र ने पाटलिपुत्र को पटना एक प्रकार से नाम रख दिया। इसने अपने राजधानी में जैन चैत्य का निर्माण करवाया था। इसकी हत्या किसी अनजान व्यक्ति द्वारा चाकू से गोद कर दी गई। उदायन का पुत्र जो रहता है नागदशक, नागदशक एक अयोग्य शासक था और इसकी हत्या जो इसी के सेनापति शिशुनाग ने कर दी थी, और एक नया वंश जो है शिशुनाग वंश की स्थापना करता है। सबसे पहला शासक कौन था? बिंबिसार। बिंबिसार की हत्या कौन करता है? उसका पुत्र जो है अजातशत्रु। अजातशत्रु की हत्या कौन करता है? उसका पुत्र उदायन। उदायन का पुत्र जो रहता है नागदशक, नागदशक एक अयोग्य शासक रहता है, उसकी हत्या कौन करता है? उसका जो सेनापति शिशुनाग रहता है वह हत्या करता है, और शिशुनाग जो है एक नए वंश की स्थापना करता है, शिशुनाग वंश। पहला वंश आप समझ लेते हैं, हर एक वंश आपको बेहतरीन तरीके से समझाया गया। उसके बाद आता है आपका जो है शिशुनाग वंश। उसके पहले हम आपको बता दें कि कुछ ऐसी भी मान्यताएं हैं कि महाभारत एवं पुराण में यह जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले विहद्रथ वंश का शासन था, जिसके संस्थापक कौन थे? विहद्रथ थे। इसकी राजधानी जो है गिरिब्रज राजगृह में था। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक जो था जरासंध था। इसकी राजधानी गृहब्रज थी, और जरासंध ने अपनी साम्राज्य विस्तार का पूरे उत्तर भारत में करना चाहता था, पर पांडव और कृष्ण के विरोध में उससे अपने उद्देश्य में सफल नहीं होने दिया। भीम के हाथों जो है मल्ल युद्ध में जरासंध मारा गया। जरासंध का पुत्र जो है उसके बाद मगध का शासक बना। रिपुंजय विहद्रथ का अंतिम शासक था। इसकी हत्या मंत्री कुलीक ने कर दी, और अपने पुत्र को एक प्रकार से यह क्या बना देता है? शासक बना देता है। घाटिया नामक सामंत ने कुलीक के पुत्र की हत्या कर अपने पुत्र बिंबिसार को मगध की गद्दी पर बैठा दिया, किंतु इस वंश के बारे में ऐतिहासिक साक्ष्य नहीं मिले हैं, इसीलिए जो है हर एक वंश को ही पहला ऐतिहासिक वंश मानते हैं। महाभारत में कहीं कहीं पर ऐसा स्रोत मिला है कि विहद्रथ वंश जो है मगध पर पहला शासन करने वाला वंश था, लेकिन उसका कोई साक्ष्य नहीं मिला है, इसलिए हर एक वंश को ही मगध पर शासन करने वाला पहला वंश माना जाता है। हर एक वंश अब समाप्त हो गया। उसकी हत्या शिशुनाग ने कर दी और जो है शिशुनाग वंश की स्थापना की। इस वंश के संस्थापक कौन थे? शिशुनाग थे। इन्होंने अवंती तथा वत्सराज पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिलाया। इन्होंने अपनी राजधानी जो है पाटलिग्राम से हटाकर वैशाली को बनाया। इसके शासन के समय मगध साम्राज्य के अंतर्गत बंगाल से लेकर मालवा तक का क्षेत्र था। इस वंश का अगला शासक जो है कालाशोक था। कालाशोक आपने सुना होगा, बौद्ध संगीति इसके समय पर हुई थी। कालाशोक जो है 394 से 366 ईसा पूर्व तक शासन करता है। शिशुनाग के मृत्यु के पश्चात कालाशोक जो है मगध की गद्दी पर बैठा। इसका नाम जो है पुराण तथा दिव्यावदान में काकवर्ण मिलता है। इसने वैशाली के स्थान पर पाटलिपुत्र को पुनः अपना राजधानी बनाया। इसके समय द्वितीय बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। यह ब्राह्मण वंश का प्रथम संस्थापक माना जाता है और पुराण के अनुसार यह क्षत्रिय एक प्रकार से था। इस वंश का अंतिम शासक जो है नंदीवर्धन था, जिसकी हत्या महापद्मनंद ने कर दी और शिशुनाग वंश के स्थान पर नंद वंश की स्थापना हो गई। कुल मिलाकर दूसरा जो वंश था, कौन सा वंश था? शिशुनाग। शिशुनाग वंश में दो शासक होते हैं मुख्य रूप से, पहले शिशुनाग, दूसरा कालाशोक, और कालाशोक के बाद जो है नंदीवर्धन अंतिम शासक एक प्रकार से होता है, और नंदीवर्धन को महापद्मनंद जो है मार देता है और नंद वंश की स्थापना करता है। अब आप पढ़ रहे हैं तीसरा वंश मगध साम्राज्य पर जिसने शासन किया हुआ था, नंद वंश। 344 ईस्वी से ईसा पूर्व से 323 ईसा पूर्व तक यह शासन करता है। इस वंश का सर्वाधिक महाशक्तिशाली संस्थापक जो था महापद्मनंद थे, जो जाति के शूद्र थे। इन्होंने राजपूतों का विनाश करके सर्वछत्रांतक क्षत्रियों का नाश करने वाला की उपाधि धारण की थी। महापद्मनंद को भार्गव, दूसरा परशुराम का अवतार भी कहा जाता है। इस वंश की जाति जो थी वह नाई थी। राजा
नंद के प्रधानमंत्री का नाम क्या था? राक्षस, और राक्षस का असली नाम जो है विष्णुगुप्त था। केंद्रीय शासन पद्धति का जनक या पिता जो है महापद्मनंद को माना जाता है। इस वंश के धन दौलत के बारे में वर्णन चीनी यात्री जो ह्वेनसांग द्वारा की गई थी। व्याकरण के आचार्य जो पाणिनि थे महानंद के वह परम मित्र थे। इस वंश के शासन काल में उपवर्ष, वर्ष, रुचि, वर, कात्यायन जैसे महान विद्वानों ने जन्म लिया। इसी वंश के शासक ने एक राष्ट्र की विचारधारा दिया था और इस वंश की राजधानी पाटलिपुत्र थी। बस आप ध्यान से सुनते जाइए, आपको कहानी के माध्यम से अच्छे से समझाया जा रहा है। आपने यहाँ तक तो आपको आशा करते हैं हर एक चीज़ समझ में आई होगी कि मगध साम्राज्य पर कुल 7 वंशों ने शासन किया हुआ था। अभी आपने पढ़ लिया हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, और अब पढ़ रहे हैं नंद वंश। नंद वंश के बाद आप पढ़ेंगे मौर्य वंश, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताया जाएगा। यह जो आपको क्लासेस कराई जा रही हैं, आपको बताया गया है कि नोट्स इसके प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिसके लिए आपको नंबर दिया गया है 860848 46796 पे व्हाट्सअप मैसेज करना है। आपको कोर्स टाइटल बताना है, यूनिवर्सिटी नेम, अपना नेम बताना है। तुरंत आपको नोट्स जो है दिए जाएंगे, जिसके लिए फी चार्ज की गई है मात्र और मात्र 25 रुपये। एक विषय की तैयारी बेहतरीन तरीके से 25 रुपये में कराई जा रही, बहुत ज़्यादा आपके लिए नहीं है। प्रीवियस ईयर नोट्स विद सॉल्यूशन दिए जाएंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे। आप कहेंगे तो कुछ यूनिवर्सिटीज़ के सीरीज भी यहाँ पर अपलोड आपको जो है कर दिए जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। इस वंश के समय मगध राजनैतिक दृष्टि से अत्यंत शक्तिशाली साम्राज्य बन गया था, क्योंकि महापद्मनंद एक प्रकार से बहुत ही अच्छा शासक था। सम्राट महापद्मनंद पहले शासक थे जिन्होंने गंगा घाटी की सीमाओं का अतिक्रमण कर विंध्य पर्वत के दक्षिण तक विजय का पताका लहराया था। इसने कलिंग जीतकर एकराट तथा एक छत्र की उपाधि हासिल की हुई थी। यह कलिंग जीतकर पूरी तरह मगध में नहीं मिला पाया था और इस वंश का द्वितीय शासक जो है पांडुक रहता है। कलिंग अभी आपको देखने को मिलेगा। कलिंग का युद्ध बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, आप जानते भी होंगे, अशोक ने लड़ा हुआ था। तो कलिंग पूरी तरह से नहीं मिला पाया था महापद्मनंद। इस वंश का अगला शासक जो है घनानंद होता है। द्वितीय शासक कौन होता है? पांडुक होता है। उसके बाद अगला शासक घनानंद होता है, जो एक प्रकार से बहुत ही क्रूर शासक था। इसके विषय में आपने सुना होगा, सीरियल बहुत लोगों ने देखा होगा कि जैसे कि वो चंद्रगुप्त ने एक प्रकार से जो युद्ध कराया हुआ था। तो इस वंश का सबसे लचीला एवं धन संग्रही शासक जो है घनानंद को गिना जाता है। इसने कलिंग के चाणक्य जो थे उसके विषय में अभी आपको बताते हैं। इसने कलिंग में नहर निर्माण का कार्य किया हुआ था। जब सिकंदर भारत पर आक्रमण किया उस समय नंद वंश का अंतिम शासक जो है घनानंद था। विश्व विजेता सिकंदर के भारत पर आक्रमण के समय सम्राट घनानंद की विशालतम सेना देख करके हौसला पस्त हो गया और इतनी विशालतम शक्ति के सामने सिकंदर जैसे महान विश्व विजेता भी नतमस्तक होकर वापस लौटने में ही अपनी भलाई एक प्रकार से समझते हैं। सिकंदर के बाद भारत से जाने के बाद जो है मगध साम्राज्य में अव्यवस्था और अशांति फैल गई। प्रजा घनानंद के अत्याचार से ग्रस्त हो गई और पूरे राज्य में अराजकता जो है फैली हुई थी। इसने अपने दरबार से चाणक्य को अपमान करके निकाल दिया था, जिस कारण चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से मगध की फैली अराजकता और विस्फोट स्थिति का लाभ उठाकर घनानंद की हत्या कर देते हैं और मौर्य वंश की स्थापना कर देते हैं। आगे आपको मौर्य वंश नेक्स्ट चैप्टर में बताया जाएगा। यह आपने समझ लिया कि मगध वंश का, मगध साम्राज्य का स्थापना उदय किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से वंश इसमें रहे, जिसमें से आपने 3 वंश भी पढ़ लिए हुए हैं। अगला मौर्य वंश, फिर आपको एक चैप्टर में सभी वंशों को संक्षिप्त में बता दिया जाएगा। आगे आपके सभी चैप्टर्स ऐसे ही कराए जाएंगे अच्छे से। कोई भी आपको डाउट रहता है किसी भी पॉइंट पर तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी आप टेलीग्राम चैनल ये है, यहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, नोट्स कब आ रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। यहाँ पर जो नोट्स भेजे जाते हैं वह भी आपको मिल जाएंगे। डिस्कशन ग्रुप में आपस में आप डिस्कस कर सकते हैं। ये व्हाट्सएप चैनल उन लोगों के लिए बनाया गया है जो कमेंट करते हैं कि सर हम टेलीग्राम नहीं यूज़ करते हैं, और ये आपके लिए मात्र 25 रुपये में इस बार इस नंबर पर मैसेज करेंगे। ये नोट्स की सुविधा आपके लिए लाई गई है। चैप्टर वाइज नोट्स प्रोवाइड कराए जाएंगे इस ग्रुप में आपको, और पिछले वर्ष का जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो है वह आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कराए जाएंगे उसको आपको नोट्स, हर एक नोट्स अच्छे से दी जाएगी, अच्छी तैयारी आपकी कराई जाएगी। बाकी आप चैनल पर बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, कमेंट अवश्य करिए कैसी लगी आपको एक क्लास। वीडियो को शेयर करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।